प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर हमने केवल वो टॉपिक कवर किए हैं जो सीधे एग्जाम बोर्ड 2024 में आने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको इनका फ़ायदा मिल जाए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में जानते हैं। डी ब्लॉक के तत्व के जनरली क्या होता है, गुण पूछे जाते हैं, या फिर ये पूछेगा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में, मतलब कक्षक को आंशिक रूप से भरता है, डी ब्लॉक के तत्व, या बोल सकते हैं इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों को यस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्य समूह 3 से 12 में रखा गया है, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है, इस वजह से इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्वों की कुल 4 श्रेणियां हैं, जिसको हम लोग प्रथम श्रेणी या 3D श्रेणी कहते हैं, जिसके अंदर जो तत्व आते हैं वो आता है स्कैंडियम 21 से लेके स्कैंडियम 21 से Zn 30, स्कैंडियम 21 से Zn 30। द्वितीय संक्रमण श्रेणी जो है, या आपको जिसको 4D श्रेणी कहते हैं, इसके अंदर तत्व आते हैं इट्टीरियम 39 से आते हैं CD 48 तक, कैडमियम 48 तक। इसके अलावा जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है, जिसको हम लोग 5D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इसके अंदर लेंथेनम 57 से ये आते हैं आपके Hg 80 तक, मरकरी 80 तक आते हैं। इसी तरीके से जो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है, जिसको हम लोग 6D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इसमें तत्व जो आते हैं वो एक्टिनाइड 89 से आते हैं Lr, ये आते हैं Cn, जिसका नाम है कोपेमिशियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 112। ये है आपके संक्रमण श्रेणी के तत्व। जानते हैं इनके गुण के बारे में। डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण धर्म क्या है, इनके प्रमुख गुण क्या है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए डी ब्लॉक तत्वों के अगर हम इनके बाह्यतम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इनके बाह्यतम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है NS, S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, NS 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, और N-1D जो कक्षक रहेगी उसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी इसका अगर कोई सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है तो ये हो जाएगा NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, और N-1D में जो होंगे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें, इसका डी ब्लॉक का पहला ही तत्व है स्कैंडियम 21। स्कैंडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो ये बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। इसके कुछ अपवाद वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्रोमियम 24, ये बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाएगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, Mn25 का देख लो, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d5। और देख लो Cu29, ये बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1
एंड 3D10। इस तरीके से हम बाकी तत्वों के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। चाहिए तो और देख लीजिए, हम एक बड़ा सा बना दे रहे हैं, इसी की हेल्प से बाकी के आप आज बना लीजिएगा। HgSc क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 और 6s2। इसके अलावा बन जाएगा 4f14 और 5d में कितने जाएंगे? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 3 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 14 70 और ये आ जाएगा 10। 5d10 आएगा फाइनली। तो इस तरीके से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी संक्रमण तत्व की या डी ब्लॉक तत्वों की। परमाणुिक त्रिज्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, परमाणु त्रिज्या जनरली क्या होती है? किसी भी आवर्त में अगर आप लेफ्ट से राइट चलते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और कभी भी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु त्रिज्या, माफ कीजिए, अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, अगर हम इनकी बात करें, किसी भी श्रेणी में इन तत्वों की परमाणुिक त्रिज्याएं सामान्यतः समूह 3 से 10 तक घटती हैं। यानी जैसे हम बाएं से दाएं चल रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए, लेकिन ये घटनी चाहिए, जिसमें यह भी क्या होता है 3 से 5 तक जाते घटती है, तथा इसके पश्चात श्रेणी के अंत तक जाने पर क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। इसका जो कारण है वो क्या कारण है? जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है? एक कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये बढ़ता है। और कभी भी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या हमेशा क्या होती है? घटती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जबकि n-1d उपकोष में इलेक्ट्रॉन की लगातार वृद्धि के कारण परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में बार बार जाता रहेगा तो क्या होता है? अंदर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जो क्या करते हैं? बाहर की कक्षकों को, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे वो कक्षकें दूर की तरफ भगती हैं, और दूर भगेंगी तो क्या होगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ने लगती है, जिस कारण परमाणु त्रिज्या बाद में बढ़ती है। इस ब्लॉक के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। आगे समझिए जरा। प्रथम संक्रमण श्रेणी अर्थात 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का जो आकार है बड़ा होता है। यानी अगर हम 3D से 4D में आए, 3D ऊपर रहेगी और 4D नीचे रहेगी, तो 4D की जो तत्वों की जो त्रिज्या है वो बड़ी होती। परंतु अगर हम इसी में क्या करें, तृतीय संक्रमण श्रेणी अर्थात 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों में देखें तो उनकी जो त्रिज्याएं होती हैं लेंथेनाइट संकुचन के कारण वही रहती है। यानी 3D से 4D में आने में बढ़ती है, लेकिन 4D से अगर 5D में जाएंगे तो त्रिज्याएं बढ़ती नहीं है। ये कारण जो है ये क्या है? लेंथेनाइट संकुचन है, यानी परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? बार बार एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसको बोलते हैं लेंथेनाइट संकुचन। इसके कारण होता क्या है? जो ZR और HF है, NB और TA है, MO और W है टंगस्टन, और TC और RE है, इनकी त्रिज्याएं लगभग समान होती है, जिसकी वजह से इनके रासायनिक गुण समान हो जाते हैं। इस कारण इन तत्वों को रासायनिक जुड़वां तत्व कहते हैं। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में इन तत्वों को रासायनिक जुड़वां तत्व के नाम से जाना जाता है। आई होप परमाणु त्रिज्या आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? देखिए, जो जनरली जो धातुएं होती हैं इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। उसमें भी जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके गलनांक और क्वथनांक और पी ब्लॉक और एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में उच्च होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनमें
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और किसी भी धातु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा पाए जाते हैं वो एक दूसरे से उतने ही मजबूती से प्रबल आबंध द्वारा या सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ते हैं, जिससे उनके गलनांक क्वथनांक क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। जैसे संक्रमण तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक यस तथा पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में उच्च होते हैं। इसका कारण इनके मध्य प्रबलतम बलों की उपस्थिति है, जो इनके परमाणुओं को आपस में बांधे रहता है। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंधों की संख्या CrMOW तक बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर हम इसमें थोड़ा ये समझना चाहें कि देखिए, अगर जिन तत्वों में क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं उनमें उनके गलनांक क्वथनांक उतने ही उच्च होते हैं। क्रोमियम की बात करें अगर हम, तो क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 होता है। अगर इसको शॉर्टली हम लिखें तो आर्गन तक हो जाएगा 18, और 3D होता है 5, और 4s1 रहता है। अगर डी में बात करें तो डी में होती है 5 कक्षकें, 1 2 3 4 और 5, और यस में 1, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, इसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। इसी तरीके से अगर हम मोलिब्डेनम की बात करें तो इसमें भी क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। टंगस्टन में भी क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। इनमें सब में इलेक्ट्रॉन सेम अयुग्मित है, इस कारण के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उच्च होते हैं। जिसमें से टंगस्टन की अगर बात करें, टंगस्टन W परमाणु क्रमांक इसका 74 रहता है। इसका शुद्ध अवस्था में 3450 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। ध्यान रखिएगा, इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तथा इसका जो आकार है क्रोमियम की तुलना में कुछ बड़ा होता है। आगे समझते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। पेपर में अधिकांशतः पूछता रहता है। प्रत्येक श्रेणी का जो प्रथम व अंतिम तत्व है उनको अगर हम छोड़ दें, शेष सभी संक्रमण तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रत्येक श्रेणी का अगर हम प्रथम और अंतिम तत्वों को छोड़ दें, बाकी जो शेष तत्व हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, इनके जो NS इलेक्ट्रॉन है और N-1D के इलेक्ट्रॉन है, इनकी ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है, यानी अल्प अंतर होता है, जिस कारण NS तथा N-1D इलेक्ट्रॉन सम्मिलित रूप से यौगिक निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारे पास कंपाउंड दिया है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, जिसमें जिंक की ऑक्सीकरण संख्या देखिए सबकी कॉमन ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 रहेगी, सब में +2 होती है, सब +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। जिसमें जिंक है वो केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसके अलावा जो अन्य तत्व हैं उनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। किस तरीके से पाई जाती है जरा समझिए। इसका जो स्कैंडियम है +2 के अलावा +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। टाइटेनियम की बात करें +2 के अलावा +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। वेनेडियम की अगर हम बात करें तो +2 +3 +4 और +5, +2 +3 +4 एवं +5 की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसमें जो +4 की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो अस्थायी होती है। क्रोमियम की बात करें +2 के अलावा +1 भी दर्शाता है, यहीं पर हम इंक्लूड कर दे रहे हैं, +1 की ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। +3 सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +4 इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होती है, और +5 एवं +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। जनरली इनके जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ऑक्सीकरण संख्या उन्हीं पर डिपेंड करती है। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो ये +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीकरण संख्या अपने यौगिकों में दर्शाते हैं। +3 +4 +5 +6 एवं +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था
दर्शाता है। Fe की बात करें तो ये जनरली +2 और +3 में दर्शाता है, +2 और +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। इसके अलावा +4, +5 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था जो दर्शाते हैं यौगिकों में वो अस्थायी होती है। कोबाल्ट की बात करें +2 के अलावा +3 की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +4 इसकी भी अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। निकिल +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है और इसकी जो +3 होती है वो अस्थायी होती है। कॉपर +2 के अलावा +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, लेकिन जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। अगली प्रॉपर्टी है उत्प्रेरक गुण। देखिए डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं और तथा इसके जो यौगिक हैं वो जनरली क्या होते हैं, उत्प्रेरक का गुण दर्शाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इनमें परिवर्ती संयोजकता और उपलब्ध रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता के कारण विभिन्न संक्रमण तत्व इनके यौगिक उत्प्रेरकों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया है Fe, Pt, Pd, Ni यानी आयरन, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, वेनेडियम, पेंटाक्साइड आदि, ये सब के सब क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में अभिक्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है कि इनके जो रिक्त डी कक्षक हैं या इनमें डी कक्षकों में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो किसी भी अभिकारक के साथ आसानी से बंध बना लेते हैं और यौगिक बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रंग। ये देखा गया है कि डी ब्लॉक के जो धातुएं हैं उनके यौगिक ठोस या विलयन अवस्था में रंगीन होते हैं। इसका भी मुख्य कारण है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाते हैं वो डी संक्रमण के कारण, कौन से संक्रमण के कारण, डी संक्रमण के कारण, डी संक्रमण के कारण रंगीन होते हैं। ये चीज याद रखेंगे। अगर कोई पूछे संक्रमण तत्व क्यों रंगीन दिखाई देते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, इनमें डी संक्रमण पाया जाता है। अगर हम कुछ एग्जांपल लें, जैसे Cu पर 1+ है, ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। जबकि अगर हम Cu पर 2+ ले लें तो ये नीले रंग का होता है, नीला कलर शो करता है। इसके पीछे रीजन समझिए जरा। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो ये आर्गन तक हो जाएगा 18, 3D हो जाएगा आपका 10 और 4s0। डी में कितनी 5 कक्षकें होती हैं, 5 कक्षकों में हुंड के नियम से एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3 4 5, और डी में इलेक्ट्रॉन टोटल है 10, तो ये हो गया 6, ये 7, ये 8 और ये 9 और ये 10। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। जबकि अगर हम Cu2+ की बात करें तो ये आर्गन तक हो जाएगा 18, 3D 9 रहेगा और 4s0 रहेगा। डी में फिर से कक्षकें रहेंगी 5, 1 2 3 4 और एक 5। हुंड के नियम से भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्मित है जो क्या होगा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, यानी अर्थात डी संक्रमण होगा और कैसा दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जिन तत्वों या यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन होते हैं और जो सभी जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अगला टॉपिक है चुंबकीय गुण। परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और अपने अक्ष पर चक्रण के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। चुंबकीय गुण का मतलब ये है, यहाँ पर भी सेम वही चीज रहेगी। अगर जिस तरीके से रंग में हम समझते हैं कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा और अगर सभी युग्मित हो गए तो वो रंगहीन होगा, सेम यहाँ भी चलता है। जब इलेक्ट्रॉनों में गति होती है, और गति इलेक्ट्रॉनों में 2 तरीके से होती है, एक होती है चक्रीय गति और एक होती है अक्षीय गति। जो चक्रीय गति है और अच्छी गति है, उन दोनों की वजह से उस यौगिक में या उस तत्व में चुंबकीय गुण आ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल दो की बात करेंगे। एक होता है अनुचुंबकीय
अनुचुंबकी गुण और दूसरा होता है प्रचुंबकी गुण। अनुचुंबकी गुण क्या होता है? अगर ऐसे पदार्थ जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो चुंबक की ओर अगर आकर्षित होते हैं तो उनको बोलते हैं अनुचुंबकी। इनकी खास बात ये होती है, इनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। इनमें कम से कम क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। जैसे अगर हम बात करें अनुचुंबकी की, तो Ni पर 2+ है, इसका परमाणु क्रमांक 28 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो ये बनेगा आर्गन तक 18, 3d8 और 4s0 हो जाएगा। डी में अगर देखें तो 5 कक्षिकाएं होती हैं, 1 2 3 4 और 5। 8 इलेक्ट्रॉन है, हुंडी के नियम से भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, माफ कीजिए 8। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एक ये वाला है और एक ये वाला है, बिना जोड़ा का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अतः ये जो Ni है ये कैसा रहेगा? अनुचुंबकी। कैसा होगा? अनुचुंबकी। इसी तरीके से दूसरा जो गुण होता है वो होता है प्रतिचुंबकी। प्रतिचुंबकी लग रहा है नाम से ही कि इसका विपरीत है। तो इनमें क्या होता है? इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अभी लिया था Cu पर 1+, परमाणु क्रमांक 29 होता है, आर्गन तक हो जाएगा 18, 3d10 और 4s0। तो डी में कक्षीय रहती हैं 5, 1 2 3 4 और 5। 10 इलेक्ट्रॉन भरना तो हुंडी के नियम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। अतः जो Cu2+ है ये कैसा होता है? प्रतिचुंबकी होता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता रहता है, Cu1+ अनुचुंबकी है जबकि 2+ कैसा है? प्रतिचुंबकी है। तो Cu2+ में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है जिसकी वजह से वो अनुचुंबकी होता है, और यहाँ पर क्या होता है? सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अतः ये कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। थोड़ा सा ये ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। यह ब्लॉक के तत्वों को एक नाम से और जानते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। सबसे पहले अगर हम बात करें यह ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं, तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है N-2 कक्षक में भरा जाता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों के बाहर के 3 कोष अपूर्ण होते हैं, अतः इनको अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अगर ये कोई पूछता है अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो इनको उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इनके बाहर के 3 कोष अपूर्ण होते हैं, इस कारण इनको अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। इन तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। 2 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? एक है लैंथेनाइड और दूसरी है एक्टिनाइड। पहली है लैंथेनाइड और दूसरी है एक्टिनाइड। लैंथेनाइड को 4f श्रेणी और एक्टिनाइड को 5f श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। इसमें सीरियम 58 से लेके Lu 71 तक के तत्व रखे गए हैं, जबकि इसमें थोरियम 90 से और Lr 103 तक के तत्व रखे गए हैं। ये Lr है। चलिए कुछ और समझते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
कि इन तत्वों की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनकी प्राप्ति कैसे की जाती है इसके बारे में जानते हैं। जरा देखिए, अगर हम प्राप्त की बात करें, अकरेंस इनका क्या है या कहाँ से मिलते हैं, तो लैंथेनाइड क्या है, अत्यंत क्रियाशील होते हैं। लैंथेनाइड अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अतः प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। ये हमेशा संयुक्त अवस्था में मुक्त अयस्क जैसे मोनाजाइट, सेराइट, आर्थाइट आदि के रूप में मिलते हैं। इनका जो मुख्य अयस्क है वो है मोनाजाइट, याद रखेंगे, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। आगे समझते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, अगर हम इन तत्वों का या यह ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है N(s)(2)(n-1) D 0 या 1 इलेक्ट्रॉन, और N-2 F में 2 से 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, होता है। NS2 यानी यस में 2 इलेक्ट्रॉन, N-D में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 0 इलेक्ट्रॉन, और N-2F यानी F कक्षक में 2 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं जरा। जैसे मान लीजिए हमको बनाना है Ce58 का, तो Ce58 के पहले जो अक्रिय गैस आती है, या फिर चाहिए तो आप पूरा लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, और फिर इसके बाद आ जाएगा 4d10, ये हो गया 30 36 2 38 10 48, और इसके बाद आ जाएगा 5p6, और इसके बाद आ जाएगा 6s2, और इसके बाद आएगा यहाँ पर आ जाएगा 4f2, इसके अलावा यहाँ आएगा 5d0 आ जाएगा। बाकी का जैसे बनाना तो यहाँ तक लिखते जाइए। इसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है वो गैडोलियम GD का रहता है, 64 का, GD 64 का। इसका अगर हमें बनाना है तो ये बन जाएगा, यहाँ से ये यहाँ तक सेम रहेगा, यानी ये रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। 4f में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, भाई यहाँ तक हो गए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56, और 4f में 56 और 8 56 4 60 4 8 आना चाहिए, लेकिन इसमें आपको भरना कितने हैं, 7, क्योंकि कोई कक्षक आधी भरी हो या पूरी भरी हो तो ज़्यादा स्थायी होती है, इसका ये फॉलो करता है। और 5d में आ जाएगा 1, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पर 8 भरने की बारी आएगी या फिर 1 भरने की बारी आएगी तो डी में चला जाएगा, अदरवाइज डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। अगला समझते हैं परमाणुक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या। देखिए, परमाणुक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की अगर हम बात करें, चाहे वो लैंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, अगर श्रेणी में बाज़दार चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या में लगातार कमी होती जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका कारण क्या रहता है, नाभिकीय आवेश, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या में कमी आ जाती है। चलिए हम इसको लिख के भी समझा देते हैं। लैंथेनाइडों की खास तौर पे बात कर रहे हैं हम लोग। लैंथेनाइडों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में लगातार
कमी आती जाती है, जिसका मुख्य कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा बढ़ता जाता है और जिसके कारण क्या होता है, परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। परमाणु त्रिज्या में लगातार कमी आने को ही क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइडों में ये इंपॉर्टेंट रहता है और ये पूछा जाता है लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन के नाम से पूछा जाता है। लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन। तो हम यहां पर लिखेंगे लैंथेनाइडों में सीई से एलआर तक, माफ कीजिए एलयू तक, एलए से एक मिनट लैंथेनाइड चल रहा है ना, सीरियम से एलयू, सीई से एलयू तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। परमाणु त्रिज्या या फिर आयनिक त्रिज्या हो, दोनों ही घटती जाती है। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। घटती जाती है, इसे लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपका मेरा वीडियो कुछ आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।